हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कैंसर्स होता है उसकी जो दवाई है वो अब बन चुकी है, जिससे रिगार्डिंग मतलब एपीएल वाला जो है यानी एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक जो ल्यूकेमिया है उसका जो है रक्त जिसको कैंसर कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है, अब उसका इलाज करना संभव हो चुका है। तो इसलिए ये आर्टिकल बना हुआ है, साइंस टेक में है, आप जोड़ सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो है मुख्य रूप से आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स या यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है या अनदर जो स्टेट प्रीलिम्स होता है स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ पे प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है। निम्न में से कौन है, जो चार ऑप्शन दे के कौन है जो ब्लड कैंसर्स के निदान में उपयोग है इसका, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और मुख्य रूप से अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस आर्टिकल को कवर करें, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कैंसर होता क्या है, कैंसर होता क्या है, कैसे होता है। जैसे बहुत लोगों के माइंड में धारणा हुई कैंसर का मतलब सड़ गया, गल गया, ये सारी चीज़ें। कैंसर मतलब होता क्या है, बताएंगे कोई? कैंसर का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? देखिए, कैंसर का मतलब होता है, देखिए जैसे आप जानते होंगे सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोशिका के बारे में। और कोशिका में क्या होती है, डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब बंटवारा नहीं, विभाजन, ठीक ना। वही बात वही है। तो कोशिका का जो विभाजन होता है दो तरह से होता है, एक समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th वगैरह जब आप पढ़े होंगे, एनसीईआरटी वगैरह। तो जो समसूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें तो अनुवांशिक गुण जाते हैं, वन पीढ़ी से अनदर पीढ़ी पे जाता है, यानी एक ट्रांजेक्शन जो होता है जेनेटिक रूप से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में होता है। लेकिन जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे आप बचपन बचपन में होंगे और जब आप बड़े हैं तो आपके शरीर के बहुत सारे अंग जो है विकसित हुए होंगे। तो वो जब अंग विकसित हुए हैं उसमें योगदान किसका हुआ होगा, तो सेल डिवीजन का। उस तरह का जो सेल डिवीजन हुआ होगा वो कौन सा सेल डिवीजन होगा, वो सेल डिवीजन होगा समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन के कारण जो है वह जो अंगों का विकास होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब उसी में जब समसूत्री विभाजन होता है उसमें जब अनियंत्रित रूप से सेल्स जो होते हैं विभाजित होने लगता है तो वही क्या रूप ले लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है। ये तो हो गई अंगों की बात। लेकिन जो ब्लड में होता है कैंसर, जैसे आरबीसी, आप जानते होंगे कि आरबीसी जो है रेड ब्लड जो कार्पल्स होता है वो क्या करता है, तो आरबीसी जैसे जो ब्लड बनता है वो ब्लड में क्या होता है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है भाग प्लाज्मा का और एक जो भाग होता है वो क्या होता है, जो कार्पल्स जो होते हैं उनका होता है। यानी एक कणिकाओं का होता है और एक जो होता है वो किसका होता है, प्लाज्मा का। इसमें सर्वाधिक भाग जो होता है ब्लड में वो किसका होता है, इसी का होता है, प्लाज्मा का होता है। लगभग 55 to 60% का जो एरिया होता है प्लाज्मा का होता है। कणिकाओं में कौन कौन सी कणिकाएं होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा ये कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं ये होती हैं, यानी तीन कणिकाएं होती हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक। अब ये लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, अपना खुद का एक सेंटर होता है, खुद का केंद्रक होता है, ठीक। अब 120 दिन के बाद क्या शरीर में आरबीसी समाप्त हो जाती है, ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसी आरबीसी में आपने पढ़ा होगा ये पाया जाता है लौह युक्त पदार्थ जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसी हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो क्या कहा जाता है कि शरीर में किसकी कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। तो आयरन की कमी होती है, इसका मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। अब हीमोग्लोबिन करता क्या है ब्लड में, हीमोग्लोबिन जो होता है वह दो चीज़ों का यानी ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जब एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का, उसमें हमने बताया था कि कैसे जो श्वसन होता है उसमें श्वासोच्छ्वास की और श्वसन की क्या भूमिका होती है। तो जो श्वासोच्छ्वास वाला प्रोसेस होता है वो तो फेफड़े करते हैं, लेकिन श्वसन वाला जो क्रिया होती है वो सेल्स में होती है, कोशिकाओं में होती है। अब क्यों आवश्यकता पड़ती है, वहाँ
पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एटीपी से एडीपी में परिवर्तित करने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, दहन करने का काम करता है। जब तक ऑक्सीजन ना हो तब तक दहन संभव है नहीं, और दहन करायन जब तक नहीं जाएगा तब तक ये जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित है वह एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब तक कन्वर्ट नहीं होगी तब तक आपका शरीर उसको ले नहीं सकता है, कंज्यूम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो शरीर की पूरी शरीर के अंगों तक जो ऑक्सीजन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका परिसंचरण करता है। अब कैसे परिसंचरण करता है, इस ऑक्सीजन को जैसे फेफड़े में जो, चूंकि फेफड़े में जो श्वासोच्छ्वास किया जाता है उसमें ऐसा तो है नहीं केवल ऑक्सीजन आता है, ऐसा तो है नहीं केवल कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं वो सभी गैसें फेफड़े के द्वारा अंदर ली जाती हैं, लेकिन फर्क यह है कि नाइट्रोजन गैस को कंज्यूम करने वाले हमारे शरीर में कोई ऐसा अंगक नहीं है जिसके कारण वह हम नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पाए। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है, जैसे जितना जैसे 78% नाइट्रोजन आ रहा है शरीर के अंदर फेफड़े के अंदर, वह 78% रिमूव भी हो जाता है। ठीक, तो रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जब आता है तो उसमें शरीर में जाता है जब तो 21% होता है, लेकिन वही रिमूव जब होता है तो 17% होता है। कारण क्या है, 4% ऑक्सीजन अगर कहाँ गया, तो जो कोशिकाओं में एटीपी से एडीपी में परिवर्तन कर रहे हैं ऊर्जा में, दहन में, उस दहन में यानी श्वसन में कार्य कर दिया कौन, किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस भी किया था। तो अब आता है मेन टॉपिक पर। ये जो आरबीसी का जीवन काल होता है, मैं बता रहा था कि 120 दिन का होता है। जब 120 दिन का होता है तो क्या, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यह 120 दिन के बाद क्या शरीर में आरबीसी पूर्णतः समाप्त हो जाती है? नहीं, इसका चक्रण तो होता रहता है। इसका चक्रण जो होता है वो क्या होता है, होता रहता है हमेशा। 120 दिन के बाद पूरा नया आरबीसी बनती है, फिर 120 दिन के बाद पुनः नया आरबीसी बनती है। अब जो पुरानी आरबीसी होती है आखिर उसका क्या होता है, तो पुरानी आरबीसी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत कोशिकाएं हो जाती हैं। अब वह जब कोशिकाएं जो होती हैं वह क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये जो मृत कोशिकाएं हैं यह ब्लड के द्वारा, ब्लड के रास्ते जब शरीर से बाहर नहीं जा पाती हैं तो उस समय क्या होता है, गांठ बन जाता है, यानी एक दूसरे पर वो जाके बैठने लगती हैं। जब बैठने लगती हैं तो यही ट्यूमर का या ब्लड कैंसर से सारी चीज़ें का मुख्य रूप से काम करती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब प्लाज्मा में 55 से 60% में बता रहा था कि जल होता है। अब मतलब ब्लड में जो भाग होता है प्लाज्मा का 55 to 60% एरिया होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किसकी पार्टिसिपेट होती है भागीदारी, 90 से 92% आप याद कर लीजिए किसकी भागीदारी होती है, जल की भागीदारी होती है। तो यही कारण है कि जो ब्लड को कहा जाता है कि तरल संयोजी ऊतक है ब्लड। तो तरल क्यों है, लिक्विड क्यों है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मात्रा में आप देख पा रहे हो क्या है, 92% जो है उसमें क्या है, 90 से 92% क्या है, इसमें जल है। बाकी जो 8 से 10% आप देखेंगे वो कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वह इसमें होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है। अब ये कैंसर क्यों होता है मैं समझा दिया ये क्यों होता है। उसका कारण है कि अनियंत्रित जब सेल्स डिविजन्स होते हैं, अब वो कौन सा सेल डिवीजन होगा, अर्धसूत्री वाला कि समसूत्री वाला, समसूत्री वाला। तो जब अनियंत्रित रूप से होता है तो उस कारण से क्या हो जाता है, कैंसर का वो रूप ले लेता है। तो अंगों में भी होता है, ब्लड में भी होता है, हमने देखा था। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या चीजें हैं। तो दुर्लभ रक्त कैंसर त्वरित निदान के लिए क्रिस्पर आधारित, अब क्रिस्पर है क्या, इसको थोड़ा सा समझिए। क्रिस्पर क्या करता है, आपके जीन में इसको डाला जाता है। अच्छा, इसमें क्रिस्पर में भी एक और है जो जीन की कैंची के रूप में काम करता है। अब बताएंगे क्या होता है, जीन की कैंची के रूप में क्या काम करता है, क्रिस्पर K9। तो क्रिस्पर K9 जो है उसको जब डाला जाता है तो कैंची की तरह जैसे डीएनए में जो काटना हो उसमें काटने का काम कौन करेगा, क्रिस्पर K9 काम करेगा। तो ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्रिस्पर आधारित परीक्षण किया गया है, यानी एक्यूट प्रोमाइलोआइटिक्स जो है, ल्यूकेमिया जो है, एपीएल की बात किया जाए तो इसके लिए इलाज संभव हो गया है। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपके लिए जो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनके रिवीजन के लिए और उनके स्टैंडर्ड्स तैयारी के लिए जो नोट्स बुक है आपके लिए 3 ठो फ्री टेस्ट करा रहा है, 3 टेस्ट फ्री करा रहा है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, बाइलिंगुअल है। 12 अप्रैल से है, आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर जो कैंडिडेट करेंगे उन्हीं तक ये सीटें जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें और एक सबसे ज़्यादा आपके अचीवमेंट की बात है कि इसमें आपको प्राइज भी रखा गया है, जो ऑल इंडिया रैंक 1st, 2nd और 3rd आएंगे स्टूडेंट उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आप चाहे तो इसमें अपनी तैयारी को और बूम कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज को
परचेज करके, परचेज नहीं मतलब रजिस्टर करके, क्योंकि परचेज तो है नहीं इसमें, ये फ्री है टेस्ट, 3 के 3 टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे, 12 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एपीएल क्या है। तो तीव्र प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, एपीएल जो है ल्यूकेमिया का एक दुर्लभ लेकिन आक्रामक रूप है, जो क्या करता है, रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाला कैंसर होता है, यानी ब्लड सेल्स को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। अब एपीएल एक्यूट माइलाइड जो ल्यूकेमिया है, उसका एक उप प्रकार है जो नौ निदान किए गए एएमएल मामलों के लगभग 10 से 15% का योगदान करता है। अब ये स्थिति क्या होती है, तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें दो जीन पीएमएल और आरएआरए जो होता है वह सामान्य रूप से एक साथ जुड़ जाते हैं, और जिससे क्या होता है, सामान्य रक्त कोशिकाएं जो होते हैं निर्माण उसका बाधित हो जाता है और ये कैंसर का रूप पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके संलयन से क्या होता है, जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं और जो प्लेटलेट्स होते हैं उसमें महत्वपूर्ण गिरावट आने लगती है। तो प्लेटलेट्स भी गिरने लगते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी गिरने लगते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए, पटलिकाओं की, तो एक रोग होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर, जिसके कारण प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरते हैं, और वो मच्छर के काटने से होता है। बताइए कौन सा रोग है वो? हाँ, डेंगू है वो। और किस मच्छर के काटने से मन होता है, कौन सा मच्छर का क्या नाम है बताइए? तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, तब तक आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिससे संक्रमण से लड़ने और रक्त स्राव को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता छिड़ हो जाएगी, लाजमी है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जब छिड़ होंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी ही होंगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि शीघ्र निदान उपचार से अधिकांश रोगी ठीक हो जा रहे हैं, इसलिए समय पर पता लगाना इसमें महत्वपूर्ण है। अगर समय पर पता लगा लिया गया तो इसका निदान संभव है। अब लक्षण क्या है, निदान क्या है, तो भारत में निदान की औसत आयु लगभग 34 वर्ष है, जिसमें पुरुष महिला अनुपातन 1.5 संबंध 1 है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो है इसमें कितना है, 1.5 संबंध 1 के आसपास है, ठीक ना। लक्षण में कौन कौन है, मसूड़ों और नाक से अचानक खून आना, ये फिर थकान ज़्यादा महसूस होना, अस्पष्टीकरण बुखार होना, या हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ये सारी चीज़ें जो लक्षण है इसके लक्षण है। यद्यपि ये लक्षण अन्य बीमारियों से भी मिलते जुलते हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि केवल उसी के चलते हो रहा है, ठीक। तो इसको जो फिजिशियन होते हैं उनसे आप दिखा सकते हैं। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिकल पैरामीटर जैसे पूर्ण रक्त गणना जो सीबीसी होती है, और कोशिका आकृति विज्ञान निश्चित निदान के लिए आवश्यक है, इससे आपको पता लग सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया कि 1.5 से 1 संबंध के आसपास है इसका निदान। तो ये सारी चीज़ें थी, केस पर केस 9 याद रखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।